भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार सुबह भीषण आग लगने का मामला सामने आया। सूचना प्रातः पुलिस नियंत्रण कक्ष से रीको फायर ब्रिगेड को प्राप्त हुई। आग एक निजी औद्योगिक इकाई में लगी, जिसने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लगभग आधा दर्जन श्रमिकों की जलने से मौके पर ही मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि कई शव मानव कंकाल जैसी अवस्था में बरामद हुए। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, दमकल दल, बचाव टीम और चिकित्सक दल तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया। साथ ही घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। तो भिवाड़ी से ये बड़ी खबर, जहां पर देखिए एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब आधा दर्जन मजदूर जो है इसमें झुलस गए और इतनी बुरी तरीके से झुलसे हैं कि जब वहां पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे तो वो जो है पूरी तरीके से झुलस चुके थे। कंकाल वहां से बरामद हुए हैं और कई मजदूर जो घायल हैं उनकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। हालांकि देखिए अस्पताल में उपचार जारी है। फैक्ट्री में सुबह आग लगी थी और पुलिस की गश्त पे जो गाड़ी थी उसने सबसे पहले आग देखी थी। अभी हमारा मालिक से भी कांटेक्ट हो गया है और हमारे इनके मैनेजर से कांटेक्ट हुआ है। मैनेजर ऑन द वे है, वो आ रहे हैं। इसमें अभी तक हमको 7 डेड बॉडीज मिली है और ये शायद बिना अनुमति के, इसमें जहाँ तक है इरिको के से हमें पता चला है कि ये गारमेंट्स के लिए ये फैक्ट्री अलॉटेड थी और यहाँ शायद पटाखे या ऐसा कुछ मिल रहा है जिसकी जांच अभी चल रही है। तो ये अवैधी था जो कार्य हो रहा था और इसमें ब्लास्ट हुआ है जिससे 7 डेड बॉडीज अभी मिली है और एक दो शायद सुबह भाग गए थे, जिनको एक हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ से रेफर किया गया दिल्ली। और यहाँ 10 गाड़ियाँ फायर की लगी, एम्बुलेंस लगी। यहाँ इस फैक्ट्री में सुबह आग लगी थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हुई आगजनी की घटना को दुखद बताया और घायलों के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और घायलों को तुरंत ही बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत ही बेहतर चिकित्सा के निर्देश जारी किए हैं। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में आगजनी की घटना पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख भी जताया और साथ ही उचित और शीघ्र इलाज के जो हैं दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। वहीं घायलों के प्रति अपनी संवेदनशीलता भी उन्होंने व्यक्त की है। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुई गड़बड़ियों की कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी से जांच करवाने की घोषणा की है। विधानसभा में भाजपा एमएलए बाबू सिंह राठौर के सवाल के जवाब में किरोड़ी ने कहा कि राजस्थान में फसल बीमा योजना में गड़बड़ी कर संगठित अपराध हो रहा है। श्रीगंगानगर के करणपुर में तो फसलों का डैमेज ही 0% बता दिया, जबकि वहां 70% तक खराबा था। यह एक संगठित अपराध है। राजस्थान में संगठित अपराध हो रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जहां जहां गड़बड़ी की गई है उसकी एसओजी से जांच करवाएंगे। तो देखिए विधानसभा के अंदर जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ी का मामला उठाया गया और इसको लेकर जो है जब विधायक राठौर ने ये मामला उठाया तो कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जांच की घोषणा की है। एसओजी से जांच करवाई जाएगी। बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का सद्भावना सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सम्मेलन में शामिल प्रमुख नेताओं में इमरान प्रतापगढ़ी, एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी चीफ विधायक प्रमोद जैन भाया, विकास चौधरी, अमीन कागजी, रफी खान और एमडी चौबदार शामिल थे। सम्मेलन का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के साथ पार्टी की सद्भावना और संवाद को मजबूत करना बताया गया। नेताओं ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सहयोग और सामंजस्य बढ़ाने में मदद करते हैं।
तो कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का सद्भावना सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी कार्यक्रम में मौजूद हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जो अल्पसंख्यक विभाग है राजस्थान का, कांग्रेस का, वो सद्भावना सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सुबह से ही जो अलग अलग वक्ता हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और इस कार्यक्रम में जो सांसद और एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो समारोह में पहुंचे हैं और पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत तमाम जो कांग्रेस के जो हिंदुस्तान की, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने अपने संबोधन लिए। चूंकि डोटासरा का जो सदन में अभी संबोधन है तो वो कार्यक्रम के बीच से ही सदन में आ गए थे, लेकिन 2.5 बजे बाद फिर से डोटासरा का वहां पहुंचने का कार्यक्रम है। खास बात यह है कि सद्भावना सम्मेलन के माध्यम से जो कांग्रेस है, जो सर्वधर्म की बात करती है, तो वो विचारधारा लोगों तक पहुंचाना चाहती है और जो पदाधिकारी हैं प्रदेश भर के अल्पसंख्यक विभाग के, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। तो इसको सम्मेलन कह सकते हैं, एक ट्रेनिंग सेशन भी कह सकते हैं, जिसमें जो विचारधारा है उस में बताया जाएगा कि कैसे कांग्रेस आम लोगों तक अपने विचारधारा को लेकर पहुंचे। जी, शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी पहुंचे हैं, शामिल हुए हैं। जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन पुलिसकर्मी द्वारा पुजारियों से मारपीट और भक्तों से अभद्रता का मामला सामने आया। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने गर्भगृह से पुजारियों को जबरन बाहर निकाल दिया और धक्का मुक्की की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। घटना माणक चौक थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुजारियों का आरोप है कि वर्दी में आए एसआई से चमड़ी की बेल्ट बाहर उतारने को कहा गया। इस पर कहने पर विवाद हुआ और उसने मारपीट और अभद्रता शुरू कर दी, जबकि पहले भी एक भक्त के साथ धक्का मुक्की का आरोप लगा है। विरोध में पुजारियों और श्रद्धालुओं ने मंदिर के पट बंद कर नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की गई। सोमवार सुबह बाल मुकुंद आचार्य मंदिर पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद मंदिर के पट खोले गए। देखिए, जयपुर के ये ताड़केश्वर मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर गर्भगृह में पुजारियों से मारपीट का मामला सामने आया है और इसके विरोध में मंदिर के पट बंद किए गए हैं। बढ़ेंगे आगे, बात जयपुर की ही करेंगे, जहां जिले के रामचंद्रपुरा में यादव समाज द्वारा सामाजिक समरसता को सशक्त बनाने और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से 19 फरवरी 2026 को 13वां सामूहिक विवाह सम्मेलन भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसमें 45 जोड़े एक साथ 7 फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेंगे। खेल बोर्ड के पूर्व सदस्य एवं सम्मेलन समिति के मीडिया प्रभारी हरीश यादव ने बताया कि आयोजन की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और कार्यक्रम को सफल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मुख्य समिति, भोजन समिति, पार्किंग व्यवस्था समिति, दुल्हन आवास समिति और स्टेज व्यवस्था समिति सहित विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजन स्थल का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें यादव समाज के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विवाह समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष सहाय यादव, सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के अध्यक्ष सरदार सिंह यादव और श्री कृष्ण सामाजिक उत्थान संस्था के अध्यक्ष लालचंद चौरिया सहित समाज के अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। वहीं पदाधिकारियों ने सम्मेलन को ऐतिहासिक और सफल बनाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि पिछले 13 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहा ये सामूहिक विवाह सम्मेलन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहयोग प्रदान करने, सादगीपूर्ण विवाह को प्रोत्साहित करने और दहेज प्रथा के विरुद्ध मजबूत सामाजिक संदेश देने का एक सशक्त माध्यम बना है, जिससे समाज में एकता, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को निरंतर बल मिल रहा है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के मेहाड़ा में राज्य सरकार के बजट में विद्युत निगम का सहायक अभियंता कार्यालय स्वीकृत होने पर क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यक्रम में विधायक धर्मपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि समारोह की अध्यक्षता पूर्व प्रधान मदनलाल गुर्जर ने की। समारोह के दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने विधायक का साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर
स्वागत किया। विधायक धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि वो जो कहते हैं उससे पूरा करके भी दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि मेहाड़ा में विद्युत निगम का सहायक अभियंता कार्यालय खुलवाने और बवाई में पंचायत समिति स्थापित करवाने की घोषणा की गई थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं और आगे भी जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किए जाएंगे। वहीं ग्रामीणों ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के लिए भी विधायक का आभार जताया। राज्य की सरकार ने जो तीसरा बजट पास किया है, उस बजट के अंदर खेतली को 3 बड़ी सौगातें मिली हैं। जो और रूटीन के कार्य हैं वो तो निश्चित रूप से जो पूरे राजस्थान में विधानसभा वार होंगे वो विधानसभा वार होंगे ही। 3 बड़ी सौगातें जिसमें एक आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो हमारा AN ऑफिस यहाँ मेहाड़ा में खुला है, निश्चित रूप से सभी लोगों में हर्ष का विषय है। इनको छोटे छोटे कामों के लिए खेतली जाना पड़ता था, इतनी दूरी ट्रैवल करनी पड़ती थी, उसमें धन भी खर्च होता था और समय भी खर्च होता था। ये आसपास के गांव जो हमारे हरियाणा सीमा से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी दूरी होती थी, उसके लिए आम जनता में बड़ा उत्साह है और इन्होंने अप्रिशिएट भी किया है कि ये हमारी बहुत लंबी मांग थी, उसको आप लोगों ने पूरा करवाया, हमारी सरकार ने पूरा करवाया है। मैं माननीय भजनलाल जी को और हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा एक बहुत बड़ा काम जो जिले स्तर पर होता है, अक्सर जिले स्तर पर होता है, जो एक पोली क्लिनिक जो पशुओं के लिए होती है, उसमें 24 आवर्स की सर्विस होती है, 3 शिफ्ट में वो चलता है। उसमें एम्बुलेंस भी होती है, OPD भी होती है। गंभीर रूप से बीमार जो पशु हमारे होते हैं उनको हमें अन्यत्र कहीं दूर ले जाना पड़ता है, उसके लिए भी हमने खेतली में एक बहुउद्देशीय क्लिनिक खुलवाई है, जिसमें कम से कम 5 बीघा जमीन हमको अलॉट करा के बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी जांच का परिचय देते हुए हत्या, लूट और नकबजनी की कई संगीन वारदातों का पर्दाफाश किया है। जोधपुर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण टोगस ने बताया कि बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाने वाली वारदातों पर कड़ा प्रहार किया है, तो वहीं चामू, भोपालगढ़ और देवातड़ा में हुई वृद्ध महिलाओं की हत्या और लूट के प्रकरणों को मात्र 24 से 48 घंटों में ही ट्रेस कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इसके साथ ही बिलाड़ा में चांदी व्यवसायी की हत्या और 12.290 किलो चांदी की बड़ी लूट का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा भी चोरी और नकबजनी के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसके साथ ही बोरुंदा और बिलाड़ा में सक्रिय अंतरराज्यीय नाथ गैंग का भी भांडाफोड़ कर 4 लुटेरों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए, लूट जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ज़रूरी भी है कि त्वरित कार्रवाई की जाए। और देखिए जो है लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उसमें पुलिस की कार्रवाई वाकई सराहनीय। 24 से 48 घंटों के भीतर ये बड़ी गिरफ्तारियां पुलिस की तरफ से की गई हैं। पुलिस ने पिछले 1 सप्ताह में 5 वारदातें बड़ी का खुलासा किया। भोपालगढ़ में देवातड़ा के अंदर एक वृद्ध महिला के साथ में लूट व मर्डर का मामला 24 घंटे के अंदर खुलासा करके मुलजिम को गिरफ्तार करके उसे माल बरामद किया। ऐसे ही टापुर ओशिया के अंदर एक व्यक्ति जो बैंक से पैसे निकाल के लाया 7 लाख रुपए और अपने घर जा रहा था, उसको रास्ते में 5 व्यक्तियों ने लूट की। उसका भी हमने 36 घंटे के अंदर पीछा करते हुए मुलजिम व माल बरामद किया है। ऐसे ही अंतर्राज्यीय चोरी की जो गैंग है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट किस प्रकार से ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन हो सकता है उसका एग्जाम्पल है। यहाँ की DST, नागौर की DST और चित्तौड़ की DST, इन तीनों ने मिलके एक बाछड़ा गांव है नीमच में, वहाँ के बड़े नकबजन हैं, उनको हमने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके हम लेके आए यहाँ। उन्होंने करीब हजारों चोरी कर रखी है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने झुंझुनू के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा प्रशासनिक विवाद अब और ज्यादा तेज हो गया है। पहले से प्रिंसिपल के खिलाफ आंदोलन कर रहे सेवारत चिकित्सकों के बाद
अब MBBS छात्रों ने भी कक्षाओं का बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया है और अपनी मांगों को लेकर प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा। हाल ही में VDK अस्पताल से जुड़े अधिकांश चिकित्सकों के सहायक आचार्य पद से सामूहिक इस्तीफे के बाद कॉलेज का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। MBBS बैच 2024 और 2025 के छात्रों ने ज्ञापन में प्रयोगशालाओं के पूर्ण रूप से कार्यशील न होने, लैब तकनीशियनों की कमी, क्लिनिकल एक्सपोजर और परिवहन सुविधा के अभाव, खेल बजट के उपयोग पर सवाल, हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं की कमी, परिसर में सुरक्षा जोखिम, मैस, बिजली बैकअप और स्वच्छता से जुड़ी हुई समस्याओं को प्रमुख मुद्दा बताया। वहीं छात्रों का आरोप है कि बार बार शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और प्रिंसिपल बातचीत के लिए भी सामने नहीं आए। इधर चिकित्सकों का आंदोलन भी जारी है, जबकि प्रिंसिपल की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे परिसर में तनाव बना हुआ है और आंदोलन तेज होने की संभावना भी अब जताई जा रही है। लैब्स फंक्शनल नहीं है सेकेंड ईयर की, और मतलब लैब टेक्नीशियन नहीं है लैब्स में क्वालिफाइड, और स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है। मतलब अराउंड 50 लाख के आसपास का बजट है, लेकिन फिर भी 18,000 रुपये एक बच्चा फीस दे रहा है स्पोर्ट्स, लेकिन उसका कोई मतलब यूज़ नहीं हो पा रहा है। और हॉस्टल में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं, जैसे टेबल चेयर नहीं है, बेड भी अभी कल परसों आए हैं, 4-5 महीने से नीचे सो रहे थे गद्दे बिछा के। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, जैसे क्लिनिकल के लिए या फैमिली एडमिशन प्रोग्राम के लिए जाएं तो हम हॉस्पिटल में क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है। कैंपस में जैसे एक पीछे बड़ा गड्ढा है, उसमें से साफ आप निकल आते हैं, पिछले लास्ट ईयर भी निकले थे। और रात को ये लाइट लग रही है, ये जलती नहीं है एक भी, वो एक जलती है, वो 9 बजे बंद हो जाती है। हमारी आबू रोड मानपुर स्थित गणेश मंदिर के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जर्जर और बदहाल सड़क को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। क्षेत्र की गंभीर समस्या को लेकर सच बेधड़क की टीम ने मौके पर पहुंचकर हकीकत जानी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कॉलोनी को बसे हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन पिछले करीब 6 साल से सड़क निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। टूटी फूटी सड़क और जगह जगह गड्ढों के कारण रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हो रहा है। स्कूली बच्चों, महिलाओं, वाहन चालकों को इस मार्ग से गुजरते समय भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धूल मिट्टी के गुबार से स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं सहित कॉलोनी के लोगों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर आक्रोश जताया। उन्होंने चेतावनी दी, यदि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कर उन्हें राहत प्रदान की जाए। बदहाल सड़क को लेकर हमारे संवाददाता मगन प्रजापत ने क्षेत्रवासियों से बातचीत की। हमारे यहाँ समस्या हाउसिंग बोर्ड में हमारे रहते रहते 10-12 साल हो गए। ना तो रोड बन रहे हैं हमारे, ना लाइटें हो रही है, ना कचरे की गाड़ी आ रही है। हमारे बहुत समस्या है। नाली भी बंद पड़ी है। अच्छा। नाली भी बारिश के दिनों में लाइटें बहुत काटते हैं। ये बारिश के दिनों में क्या यहाँ पर रोड पे क्या स्थिति हो जाती है? ये बस पानी भर जाता है, खड्डे हो जाते हैं और रोड कच्चे है जो धंस जाती है गाड़ियाँ। कहीं तो समस्या रोड की है भैया जी। रोड बन नहीं रहे, कीचड़ होता है, बरसात में इतनी दिक्कत आती है, गाड़ियाँ आने जाने में मेन समस्या क्या होती है? पैदल तो चल ही नहीं सकता इंसान, क्योंकि काली मिट्टी है तो उससे स्लिप बहुत ज्यादा होते हैं। आते जाते हर इंसान गिरता है, बच्चे गिरते हैं, साधन भी गिरते हैं, इधर उधर हो जाते हैं सब। हमारे यहाँ समस्या हाउसिंग बोर्ड में हमारे रहते रहते 10-12 साल हो गए। ना तो रोड बन रहे हैं हमारे, ना लाइटें हो रही है, ना कचरे की गाड़ी आ रही है। हमारे बहुत समस्या है। कानपुर हाउसिंग बोर्ड सेक्टर नंबर 2 में यहाँ पर सड़क के हाल है वो बेहाल है। करीब बताया जा रहा है कि यहाँ पर 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नवीन जो सड़क का है वो यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है। सड़कों के हाल यहाँ पर है वो खस्ता हाल है। यहाँ से हर लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं सहयोगी को आपको कहूँगा कि आपको सड़क की भी तस्वीर दिखा देंगे। देखिए यहाँ पर ये पूरी जो तस्वीर है, यहाँ पर सड़कों की जो तस्वीर है, कहीं ना कहीं काफ़ी खस्ता हाल है। पूरा जो कॉलोनी का जो एरिया है वो यहाँ पर जो है सड़क है वो यहाँ से हर लोगों को आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ से कुछ जो लोग यहाँ पर जो पहुँचते हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि हर रोज़ जो यहाँ से जो कॉलोनी के वासी जो यहाँ से गुजरते हैं वो यहाँ से कितना मतलब परेशानियों का सामना करते हुए गुजरते हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ में यहाँ पर जो बाइक चालक है, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे बोलूँगा कैसी समस्या यहाँ पर और कितने साल से? समस्याओं का तो यहाँ बोलो तो मतलब पूरा भंडार रहेगा, मतलब ज़्यादा बहुत सारी समस्या है।
मेरे को ये मेरा नंबर मकान यही है 3B 26 नंबर मेरा मकान नंबर है। मेरा नाम ज्ञानेश्वर प्रसाद है और 6-7 साल मेरे को पोजीशन मिले हुए मतलब रहते हुए यहाँ पर हो गया। एक बार भी रोड नहीं बनी है। रोड के लिए हमने हाउसिंग बोर्ड के हम अधिकारी के पास गए तो वो बोलते हैं कि ये रूडीप वाले मतलब काम अटका रखा है, इसलिए बोले हम रोड नहीं बना रहे। अब रूडीप वाले काम पूरा कर नहीं रहे, रोड बना नहीं रहे, तो हम क्या बैठे रहे हुए मतलब। उसके बाद फिर यहाँ कचरा का भी जो निवारण है, कचरे का निवारण कोई होता नहीं है। हाउसिंग बोर्ड बोलता है बोला वो करेगा, वो बोलता वो करेगा, वो बोलता वो करेगा, तो हम कहाँ जावे समस्या लेके। तो देखिए इनका कहना है कि जो हाउसिंग बोर्ड में यहाँ पर यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, कभी तो ये कहते हैं कि सीवरेज कंपनी करेगी, कहीं बोले थे कि ये डिपार्टमेंट करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सड़क की जो है समस्या है भारी बनी हुई है। मेरे साथ में देखिए तमाम, मैं तस्वीरें भी दिखा दूं सबसे पहले कि आपके जो सहयोगी सुनूंगा, यहाँ पर तमाम महिला लोग खड़ी है, इनके अंदर भी भारी आक्रोश है, उनसे बात करने की भी कोशिश करूंगा। बेटा यहाँ पर क्या समस्या और कितने सालों से यह समस्या आपकी ये सड़क की? हम तो अभी नए नए रहना है 3-4 साल से, बट यहाँ पे रास्ता बिल्कुल सही नहीं है, आने जाने में भी प्रॉब्लम होती है और ऑटो वगैरह भी आते हैं तब भी दिक्कत होती है, और जब भी नॉर्मली काम होता है ज़्यादा होता नहीं है, ठीक ठाक भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तमाम महिलाओं में भी भारी आक्रोश है। आंटी क्या समस्या आपकी है इस कॉलोनी में? मेन तो ये रोड का है। रोड देखो तो कोई न कोई एक्टिवा लेके बाइक लेके गिर जाते पड़ जाते हैं, कभी ये रोड का काम होता ही नहीं है। जब बोलो कंप्लेन करो तो अब होगा ऐसे। कितने साल हो गए मैडम? हमको यहाँ रहते रहते 6 साल हो गए। 6 साल से ऐसी रोड है और नाली कितने साल से सड़क नहीं बनी आपके? 6 यहाँ साल पे 8 साल हो गए लगभग। अच्छा। और सर यहाँ पे लाइट भी नहीं है, बिल्कुल भी अंधेरा रहता है। आप पिछली गली में भी आके देखो, बिल्कुल अंधेरा है। आना जाना, बच्चों को खेलना कूदना सब जगह दिक्कत हो जाती है। सांप भी बहुत निकलते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो महिलाओं से और जो स्थानीय लोगों से बात की है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस कॉलोनी में जो सुविधाओं का जो माहौल है, व्यवस्था है, माकूल नहीं है। उससे लोगों से यहाँ पर तमाम जो महिलाओं में भी आक्रोश है गंदगी के ऊपर, लेकिन इन्होंने यहाँ पर नाराजगी जताई है। खासकर जो सड़क की है, सड़क यहाँ पर करीब बताया जा रहा है 6 साल से बनी नहीं है, उसको लेकर महिलाओं में आक्रोश है। अब देखना ये होता है कि प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। मगन प्रजापत, सच बेधड़क, आबू रोड, सिरोही। वहीं करौली जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की फोटो लगाकर फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर लोगों से संपर्क करने का मामला सामने आया। कलेक्टर ने बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर से उनकी पहचान बताकर संपर्क करने की कोशिश की जा रही, जो पूरी तरह फेक है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि अज्ञात नंबरों से आने वाले कॉल, मैसेज या वीडियो कॉल का जवाब ना दें और किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डिटेल्स या OTP साझा ना करें। मामले में पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। संदिग्ध नंबर या फिर प्रोफाइल को तुरंत ही ब्लॉक पर रिपोर्ट करने और किसी भी साइबर धोखाधड़ी की सूचनाएं नजदीकी थाने या फिर साइबर हेल्पलाइन 1930 पर देने की अपील की गई है। सक्सेना मेरे नाम से एक फेक प्रोफाइल व्हाट्सएप पे क्रिएट की गई है, जिससे काफ़ी लोगों को कॉल और मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं। कृपया करके किसी भी फेक प्रोफाइल नंबर पे कोई भी मैसेज का जवाब ना दें और किसी भी तरह का OTP या अपना कोई भी विवरण उनसे शेयर ना करें। और ऐसी सूचना संबंधित अगर आपको प्राप्त होती है तो जिला प्रशासन या पुलिस को तुरंत प्रोवाइड कराएं। नीलाभ सक्सेना मेरे नाम से एक फेक प्रोफाइल व्हाट्सएप पे क्रिएट की गई है, जिससे काफ़ी लोगों को कॉल और मैसेज